हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम महाजनपदकालीन सामाजिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। महाजनपदकालीन सामाजिक संरचना। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमने देखा वैदिक काल से लेकर और बुद्ध अथवा महाजनपद काल तक राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में भी हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल के बीच में राजनैतिक प्रशासनिक क्षेत्र में तथा अर्थव्यवस्था में हमें एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, राजा के पास उतने संसाधन नहीं थे, ना ही स्थायी सेना का गठन हो पाया था, ना ही रक्त संबंध से पृथक व्यावसायिक नौकरशाही का गठन हो पाया था। लेकिन ये सभी परिवर्तन के तत्व जो है हमें बुद्धकालीन अथवा महाजनपदकालीन पीरियड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वैदिक काल में हम देखते हैं कि कर प्रणाली बेहतर रूप से स्थापित नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पर महाजनपद काल में आगे हम देखते हैं कि पूरी तरह से कर प्रणाली विकसित हुई। परिणाम स्वरूप राजा के पास अतिरिक्त संसाधन आए, जिसका प्रयोग करके स्थायी सेना का गठन करना संभव हो पाया। इसके बाद में राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र हमारा कवर हो चुका है, अर्थव्यवस्था हमने देख लिया है, और अब इस वीडियो में हम महाजनपद काल के सामाजिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि महाजनपद काल में समाज कैसा था और वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल के बीच तक सामाजिक संगठन में कौन कौन से चेंजेस आए। ठीक है, उन परिवर्तनों को हम देखने का प्रयास करेंगे, कुछ पॉइंट्स के रूप में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट होगा कृषि एवं व्यापार। इन कृषि गतिविधियों और व्यापार गतिविधियों दोनों में हमें व्यापक विकास देखने को मिलता है। महाजनपद काल में कृषि गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि दोनों में हमें व्यापक विकास देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। वह कौन था? तो एक तो था गृहपति और एक था शेट्टी। गृहपति को गृहपति कहा जाता है और शेट्टी श्रेष्ठी का ही एक रूप है। तो गृहपति कृषि गतिविधि से जुड़ा हुआ था और शेट्टी व्यापारिक गतिविधि से जुड़ा हुआ था। गृहपति एक बड़ा भूमि धारक था, इसके पास बड़ी भूमि संपदा होती थी। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक बड़ा जमींदार होता था। वहीं शेट्टी जो होता था, इस वर्ग में बड़े बड़े व्यापारी आते थे जो व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित होते थे और वित्त प्रबंधन का भी काम करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं पहले सामाजिक संगठन में पहले पॉइंट के रूप में इस समाज में एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। वह कौन था? गृहपति और शेट्टी। हमारा दूसरा पॉइंट है कि नए सामाजिक
वर्ग के आ जाने से हमें सजातीयता की भावना कमजोर होती प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि समाज में एक नया वर्ग आ गया या दो नए वर्ग आ गए तो समाज में सजातीयता की भावना कमजोर हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इस काल में हम यह भी देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और भी मजबूत हुई। साथ ही महाजनपद काल में ही वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। इससे पहले वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार जो था वह होता था पेशा। पेशे में परिवर्तन के साथ वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में एक ही परिवार में एक से अधिक वर्ण के लोग निवास करते थे। ठीक है, जो व्यक्ति जिस तरह से पेशा जिसका होता था उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्ण विभाजित हो जाता था। लेकिन महाजनपद काल में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। अब जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन प्रभावी माना जाने लगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, गौतम वशिष्ठ बौधायन जैसे सूत्रकारों ने वर्ण विभाजन को अत्यधिक कठोर बना दिया। वर्ण विभाजन को अत्यधिक कठोर बना दिया। इसका एक दूसरा दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है। महाजनपद काल में हम देखते हैं कि वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखते हैं इसमें गौतम वशिष्ठ बौधायन अपस्था में जैसे विद्वानों ने सूत्रकारों ने वर्ण विभाजन को अत्यधिक कठोर बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप इसका उल्लंघन होने लगा। उल्लंघन किस रूप में होने लगा? तो इसमें व्यवस्था यह था कि जो निम्न उल्लंघन मुख्यतः दो रूप में होने लगा था। पहला हम देखते हैं विवाह के संबंध में और दूसरा था पेशे के संबंध में। और इन सूत्रकारों ने यह व्यवस्था किया था कि निम्न वर्ग के लोग, ठीक है, निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के महिला के साथ विवाह नहीं कर सकते थे और न ही निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के पेशे को अपना सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दो कारणों से प्रायः वर्ण नियमों का उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे
कि जब अत्यधिक वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन होने लगा, वर्ण नियमों का उल्लंघन होने लगा, वर्ण नियमों का उल्लंघन के रूप में होता था, दो रूपों में मुख्यतः, एक विवाह के संबंध में और दूसरा पेशे के संबंध में। तो एक नया तत्व उभर गया, हुआ था वर्ण संकर। वर्ण संकर नामक एक नई श्रेणी उभर कर आई और आगे हम देखते हैं वर्ण संकर का ही विकास विभिन्न प्रकार के जातियों में होने लगा। आगे वर्ण संकर का विकास विभिन्न प्रकार की जातियों के रूप में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, वैदिक काल में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी और उसकी तुलना में महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और साथ ही महाजनपद काल में दहेज प्रथा का विवरण में प्राप्त होता है, दहेज प्रथा भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मगध के राजा बिंबिसार ने कौशल देवी से विवाह किया था। कौशल देवी से विवाह के उपलक्ष्य में कौशल के महाराज ने दहेज के रूप में काशी महाजनपद दिया था। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व कालों की तुलना में गिरावट देखने को मिलती है। साथ ही इस काल में दहेज प्रथा का साक्ष्य में प्राप्त होता है। बिंबिसार जो कि मगध महाजनपद के शासक थे, इन्होंने कौशल देवी से विवाह किया था, बदले में इनको काशी महाजनपद दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति ज्यादा सही नहीं थी, बल्कि स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 6 है हमारा वह है कि इस काल में अर्थात महाजनपद काल में हमें नगरीकरण का विकास देखने को मिलता है। फिर नगरीकरण के विकास के परिणाम स्वरूप कुछ नए पेशे अस्तित्व में आए। कुछ नए पेशे अस्तित्व में आए, किंतु इन पेशे से जुड़े हुए लोगों की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी गई। ठीक है, जो इन पेशों से जुड़े हुए थे, इन लोगों के सामाजिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। इन लोगों की सामाजिक स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, समाज में इनका स्थान निम्न था। जैसा कि हम देखते हैं महाजनपद काल में नगरीकरण का विकास हमको देखने को मिलता है। नगरीकरण के विकास के साथ साथ कुछ नए पेशे जरूरत के अकॉर्डिंग अस्तित्व में आए, लेकिन इन पेशों से जुड़े हुए लोगों
कि सामाजिक स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, इसका उदाहरण भी हमें प्राप्त होता है। एक बौद्ध ग्रंथ है, इसका नाम हीन शिप। हीन शिप एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें निम्न पेशों से जुड़े हुए लोगों की चर्चा हमें प्राप्त होती है। निम्न पेशों से जुड़े हुए लोगों की चर्चा विवरण में प्राप्त होता है। तो इनमें कौन कौन थे? तो इसमें हम देखते हैं इसमें वेड़ थे, वेड़। इसके अलावा रथकार, चांडाल, निषाद, आदि जैसे आदि वर्ग थे इसमें। ठीक है, नगरीकरण के विकास के परिणाम स्वरूप कुछ नए पेशे अस्तित्व में आए, जिनमें से ये कुछ पेशे थे। अब इनके कार्यों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। संभवतः माना जाता है कि बेणे नामक जो कर्मचारी होते थे वो जमीन पर पड़े फूलों को भी साफ करते थे, जमीन से फूलों को साफ करते थे। रथकार का काम रथ से संबंधित था, वही चांडाल का काम शमशान से संबंधित था, वही निषाद का संबंध संभवतः शिकार से लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाजनपद काल में सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन में भी पूर्व कालों की तुलना में जिस प्रकार राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में और फिर आगे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संगठन में भी हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो भी पॉइंट्स की चर्चा हुई है उन्हें एक बार हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया कि कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापारिक अर्थव्यवस्था, व्यापारिक विकास के परिणाम से समाज में एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। वो वर्ग कौन था? गृहपति और श्रेष्ठी। उसके बाद हमने देखा कि वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। इस काल में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ण विभाजन को वर्ण नियमों को अत्यधिक कठोर बनाने के परिणाम स्वरूप इसका उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। उल्लंघन मुख्यतः दो रूपों में होता था, एक विवाह के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा पेशे के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि निम्न वर्ग के जो लोग थे उच्च वर्ग के लड़कियों से, स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते थे और न ही उच्च वर्ग के पेशे को अपना सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति में गिरावट, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ नए वर्ग, नए पेशे अस्तित्व में आए, लेकिन इन पेशों से जुड़े हुए लोगों
कि सामाजिक स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार महाजनपदकालीन सामाजिक संगठन में यदि इतने पॉइंट्स हमको पूरी तरह से समझ में आ जाते हैं तो हमारा मेंस का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी तरह से लिखने में हम सक्षम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।